Today we are going to study lesson 8, the cell. Lesson 8, the cell. Okay. In this chapter, I will cover 3 points. Basically, 3 points. Okay. First is how the cell discovered. And second, understand that the cell is basic, और ध्यान से basic, fundamental and functional unit of life. Okay, and third point is difference between, this is between, difference between animal cell and plant cell. Okay, so basically we cover all these points. Okay, in detail you will study about the cell, cell के parts जो ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं, सेल में क्या क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये तो डिटेल में हमें जानना ही है. ओके, सो फर्स्ट हाउ द सेल इज डिस्कवर्ड. तो सबसे पहले व्हाट इज सेल. ओके, सो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या हम उसे ये कह सकते हैं कि वो हमारे या किसी भी ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है. ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक मीन्स जिससे वो बना हुआ है, वो ऑर्गेनिज्म जिससे भी बना हुआ है, वो सबसे छोटी से छोटी यूनिट, वो सबसे छोटे से छोटा पार्ट जो अपने आप में कंप्लीट है और उसमें एक लिविंग, उसका एक नेचर जो है वो लिविंग नेचर है. मतलब उससे छोटी दुनिया में कोई भी चीज नहीं हो सकती है जो लिविंग हो. It means cell is the smallest part of any organism which has all the living nature or all the living properties or characteristics. Okay, so that's why we call cell as building block. Clear है? तो cell अब building block है वो ठीक है, लेकिन कैसे डिस्कवर हुआ है हमें ये देखना है. Okay, so initially in 1665, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे. वो कुछ स्टडी कर रहे थे. उन्होंने कॉर्क, आपने सुना हुआ है कॉर्क. कॉर्क क्या होता है? एक प्लांट की बाग होती है. तो कॉर्क की पतली सी सरफेस वो माइक्रोस्कोप में देख रहे थे. उस समय इतना एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं चलता था जो आज आप देख पाते हैं. ओके, मतलब कम मैग्नीफाइंग पावर का, मतलब उससे बहुत बारीक, बहुत माइन्यूट चीज हम नहीं देख पाते थे, बट फिर भी एक मैग्निफिकेशन उसकी पावर होती थी. ओके, सो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप से कॉर्क की पतली सी थिन सी लेयर को वो ऑब्जर्व कर रहे थे, वो देख रहे थे उसे. तो while observing he saw a network like structure. उन्होंने देखा कि बहुत छोटे 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 से ब्लॉक्स दिख रहे हैं उसमें. ओके, सो वो जो ब्लॉक्स थे वो ब्लॉक कहीं ना कहीं सेल थे. उन्होंने उसका नाम दिया सेल. ठीक है, तो एक पार्टीशन, एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स उन्हें दिख रहे थे. वो कंपार्टमेंट्स ये इस तरह से, ये जो उनको कंपार्टमेंट दिख रहे थे, इसे रॉबर्ट हुक ने क्या कहा? सेल कहा. ओके, सो जो बॉक्सेस थे वो कैसे दिख रहे थे? एक हनीकॉम जैसे दिख रहे थे. आपने देखा ना मधुमक्खी का जो वो रहता है छत्ता, उसको छत्ता बोलते हैं मधुमक्खी का, हनीकॉम. उसमें जैसे पार्टीशन कंपार्टमेंट दिखते हैं, सब एक जैसे दिखते हैं.
तो किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में वो बार बार रिपीट हो रहे थे वो बॉक्सेस, तो उसे उन्होंने कहा सेल। See, in this picture you will see the network of the cell. Okay, एक कुछ इस तरह से कॉर्क में सेल्स दिख रहे थे, अरेंज्ड थे। छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। ओके, सो इस तरह का स्ट्रक्चर एक बाग में था, मीन्स ये जो एक सिंगल यूनिट है वो सेल है। लेकिन उस समय तक बहुत डिटेल सेल के बारे में नहीं पता चल पाया था। क्यों? क्योंकि उतना एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं था। बट ये तो कंफर्म हो गया कि हर एक लिविंग क्रिएचर का सबसे छोटे से छोटा जो पार्ट होता है वो एक सेल होता है, जिसमें सारी लिविंग प्रोसेस होती हैं। ठीक है, जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म की, वो एक सेल में हो सकती हैं। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑर्गेनिज्म फंक्शन करते हैं वो सारे के सारे फंक्शन सेल के थ्रू ही होते हैं, और सेल ही सबसे छोटी यूनिट थी उस पूरे क्रिएचर को बनाने के लिए, उस पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। तो इसीलिए इसे स्ट्रक्चरल यूनिट भी कह रहे हैं और इसे फंडामेंटल यूनिट भी कह रहे हैं, या उसे फंक्शनल यूनिट भी कह रहे हैं। फंक्शनल क्यों? क्योंकि लाइफ के सारे फंक्शन सेल्स के थ्रू ही तो होते हैं। ठीक है, टिल दैट पीरियड no one can explain the complete structure of cell. Okay, but in 1667 a scientist Anthony van Leeuwenhoek, he invented compound microscope. Compound microscope having high resolution power or high magnifying power. Okay, so with the help of compound microscope, Anthony van Leeuwenhoek saw a cell structure. Okay, उन्होंने फिर यूनिसेलुलर, यूनि मतलब वन, ओके, उन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर देखा। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, अभी आप आगे डिटेल में जाएंगे। ओके, सो इन्होंने फर्स्ट टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से स्टडी की। एंड 1831 रॉबर्ट ब्राउन he saw a solid spherical structure in a cell and it placed in at the center of the cell. उन्होंने एक सेंटर में, पूरे सेल के सेंटर में रॉबर्ट ब्राउन ने एक स्ट्रक्चर देखा जो स्फेरिकल था, और उसके सिचुएशन कहाँ थी? पूरे सेल के सेंटर में थी। उन्होंने उसे न्यूक्लियस कहा। ओके, सो सबसे पहले न्यूक्लियस का पता किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, सबसे पहले सेल किसने देखी? रॉबर्ट हुक ने। क्लियर? कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने बनाया? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। और उन्होंने ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को फर्स्ट टाइम डिटेल में देखा, मतलब उस सेल को, उसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, जो ऑर्गेनलीज होते हैं, उन्हें इन्होंने फर्स्ट टाइम देखा। क्योंकि इनने जो माइक्रोस्कोप बनाया वो बहुत ही ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर का था। उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी। ओके, इतना तो हो गया। अब सेल के बारे में भी कुछ थ्योरी बनाई। उस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट्स मतलब पॉइंट्स, पोस्टुलेट्स मतलब पॉइंट्स। तो उस थ्योरी के भी कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो सेल थ्योरी क्या है हम ये देखते हैं। सेल थ्योरी, ओके, अंडर द सेल थ्योरी वी विल डिस्कस अबाउट द 4 पॉइंट्स। ठीक है, फर्स्ट, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सेकेंड, फंडामेंटल तो है, फंडामेंटल मतलब बेसिक। ठीक है,
वो उसकी फाउंडेशन है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ की वो क्या है, फाउंडेशन है। जैसे आपके घर की जो फाउंडेशन होती है, नींव बोलते हैं जिसको, नींव, वही तो बेस है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सेल है वो उसकी अपनी फाउंडेशन है, उसकी अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की बात करें मतलब वो लाइफ लिविंग है, ठीक है। तो उसकी लिविंगनेस के लिए ये सेल तो होना जरूरी है। सेकेंड, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल unit of organism. Okay, and third, cell arises from the pre-existing cells. मतलब कोई भी एक सेल जो अराइज हो रही है वो कैसे हो रही है, कैसे आ रही है, कैसे बन रही है सेल? जो पहले से सेल बनी हुई है उनमें सेल डिवीजन होता है, सेल वो डिवाइड होती जाती है और मल्टीपल होती जाती है और नई सेल्स बनती जाती हैं। ओके, सो सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल ऑफ एन organism. Okay, and fourth, किसी भी सेल में सारी लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म होती हैं। ओके, किसी भी सेल में सारी लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म होती हैं, तो हमें उन्हें क्या कह सकते हैं, सेलुलर प्रोसेसेस। फोर्थ इज ऑल द fourth one I will write here. I will provide you written matter also. Okay, so don't worry about this na. Okay, fourth one is all the activities of an organism, all the activities are outcome of the activities of its constituents cells. Okay, I will explain. All the activities of an organism, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो भी एक्टिविटीज होती हैं, मूवमेंट की, सिक्रीशन की, रिप्रोडक्शन की, एक्सक्रीशन की, या हम कह सकते हैं उसका अपना डाइजेशन की, जो भी एक्टिविटीज किसी भी ऑर्गेनिज्म की हो रही हैं, आर आउटकम ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। तो वो है क्या, कैसे हो रही है, क्योंकि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल है उनमें ही ये एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, जिन्हें हम सेलुलर एक्टिविटीज भी कहते हैं, और वो सब इस ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी के फॉर्म में हमें दिख रही है। आउटकम मीन्स हमें जो रिफ्लेक्ट हो रही है एक्टिविटीज, वो कहां से, किसकी है, सेल में हो रही है, सेल के थ्रू की जा रही है, सेल से हो रही है, बाय द सेल, इन द सेल, थ्रू द सेल। ओके, तो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी वही, मतलब हम कुल मिला के ये कह सकते हैं सिंपल फॉर्म में कि जो ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म यदि कोई एक्टिविटी कर रहा है तो वो एक्टिविटी उसके सेल के थ्रू ही परफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ये सेल थ्योरी है जिसमें हमने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। सेकेंड हमने ये पढ़ा कि वो जो सेल है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा कि कोई भी जो सेल अराइज होती है या सेल्स जो अराइज हो रही है वो पहले से वहां एग्जिस्ट जो सेल कर रही थी, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज हो रही है। और लास्ट पॉइंट, जो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज है
वो सारी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं जाके सेल की ही एक्टिविटी मानना पड़ती है, वही एक्टिविटीज है। ठीक है, तो ये सेल थ्योरी है। ओके, लर्न प्रॉपरली ऑल द पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। सेल नंबर, नेक्स्ट इज सेल नंबर। On the basis of number of cells, we can classify the organism as unicellular and multicellular. Unicellular cell number on the basis of number of cells present in an organism, they are classified as first unicellular and second one is multicellular. Unicellular and multicellular. Uni means one and multi means more than one. More, okay, more या more than one. So unicellular means वो ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल के बने होते हैं, मतलब वही सिंगल सेल उनका पूरा बॉडी है। ठीक है, मतलब जितनी भी लाइफ की प्रोसेसेस होंगी वो, फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, व्हाटएवर, जो भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सारी की सारी एक सिंगल सेल में होती हैं, उनकी वही पूरी बॉडी है। तो वो क्या कहलाती है? यूनिसेलुलर। मीन्स हम, आपने देखा होगा, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं, उसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर है, वो एक ही सेल के बने होते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर वो होते हैं ऑर्गेनिज्म जिनका पूरी बॉडी सिर्फ सिंगल सेल की बनी होती है, और उस सेल के जो पार्ट्स होते हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनमें ही वर्क डिवीजन रहता है। मूवमेंट होना है तो उसी सेल के थ्रू होगा। उनमें हमारे जैसे हमारे लिम्स या हाथ पैर नहीं होते हैं। ठीक है, उनमें मूवमेंट भी उसी से होना है, रिप्रोडक्शन भी उसी से होना है, फूड का डाइजेशन भी उसी से होना है। हमारे जैसे उनके बकल कैविटी या माउथ नहीं होता है, लेकिन उसी सेल से सब होता है। ठीक है, तो ये क्या है? यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल जो सबसे छोटा, बहुत ही छोटा, सबसे छोटा मीन्स उसका डायमीटर कितना है? 0.001 मीटर, इतना छोटा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो है माइकोप्लाज्मा। ओके, माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, और लार्जेस्ट यूनिसेलुलर, बहुत ध्यान से, वो भी यूनिसेलुलर है सबसे, मतलब हम ये कह सकते हैं सबसे बड़ी सेल, एक ही सेल है मतलब सेल भी है वो। तो सबसे बड़ी सेल जो है दुनिया में वो आप कौन सी देखते हो? ऑस्ट्रिच का एग। ओके, माइकोप्लाज्मा, इसका इतना डायमीटर है, और जो ऑस्ट्रिच का एग है 170 mm होता है उसका डायमीटर। ओके, ऑस्ट्रिच एग। ओके, ऑस्ट्रिच का एग मतलब आप ये कह सकते हैं एक फुटबॉल जैसे आपको दिख रहा है। ठीक है, आप ये पिक्चर में देखिए माइकोप्लाज्मा, और ये तो उनकी वो सेल ही उनकी पूरी बॉडी है, उनका पूरा स्ट्रक्चर सिर्फ एक सेल में ही है। ठीक है, तो दीज आर द यूनिसेलुलर microorganism. Now the topic is size of cells. The size of cells varies from organism to organism. Mycoplasma is the smallest unicellular organism. Okay, this is mycoplasma and its diameter is 0.001 meter. समझ सकते हो कितना छोटा है? Now you will see the largest unicellular organism. ये सिंगल सेल है और इसका ये ऑस्ट्रिच का एग है और इसका डायमीटर है 175 mm. Okay, come to the category multicellular organism. Multi
सेलुलर ऑर्गेनिज्म. Okay. Remember one thing, the life of multicellular organism is also begins with single cell. Okay. So this cell, जो भी सिंगल सेल की बात कर रहे हैं जिससे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, तो सिंगल सेल से ही बनते हैं. उनका ओरिजिन तो सिंगल सेल से होगा. कैसे? वो कैसे ग्रो करते हैं? क्योंकि उनकी जो सेल है वो ग्रो करती है, साइज में बड़ी होती है, फिर वो डिवाइड होती है, मल्टीपल होती है. तो मल्टीपल होते होते नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, इसीलिए तो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. होना तो सिंगल सेल से. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका ओरिजिन सिंगल सेल से ही होगा. वो सेल डिवाइड होती जाती है. ठीक है, तो मल्टी सेलुलर बन गया और उस सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है तो वो यूनिसेलुलर हो जाएगा. ठीक है, तो सेल का डिवाइड होना मल्टी सेलुलर का बिगिनिंग है. ठीक है, तो अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे ह्यूमंस है, एनिमल्स हैं, ये सब क्या है? ये मल्टी सेलुलर है. ठीक है, तो इनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं. तो एक्चुअल में सेल का कहां से शुरुआत हो रही है और मल्टी सेलुलर तक पहुंच के हम क्या देख पा रहे हैं उसका हम एक फ्लो चार्ट देखते हैं. ओके, तो सबसे पहले सेल क्या है? सेल मॉलिक्यूल से बनी है. मॉलिक्यूल किससे बनते हैं? एटम से बनते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एटम. ओके, ये एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल और कंपाउंड. ठीक है, ये मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं. देन इसके बाद मॉलिक्यूल या कंपाउंड से ऑर्गेनेलीज बनते हैं और वो ऑर्गेनेली सेल बनाते हैं. ओके, ऑर्गेनेली बनाएंगे और उनसे सेल फॉर्म होगी. वो सेल आपस में गैदर्ड होंगे. एटम गैदर्ड हुए थे तो मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना था. उन मॉलिक्यूल या कंपाउंड से ऑर्गेनेलीज बने हैं. ऑर्गेनेलीज मीन्स सेल के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो. ठीक है, वो ऑर्गेनेली आपस में कंबाइन होके सेल बना रहे हैं. बहुत सारी सेल गैदर्ड होके टिश्यू बनाते हैं. दे फॉर्म टिश्यू. ओके, एंड टिश्यूज आर टिश्यूड एंड टिश्यूज गैदर्ड होके ऑर्गन बनाते हैं. ठीक है, फिर ये ऑर्गन्स और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. फिर ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है. ओके, I will explain again. Atoms will combine and form molecule or compound, and compounds form organelle. Okay, it means organelles are made by molecules or compounds, and some organelles together form cell, and some cells become together and form tissue. सेल से टिश्यू बन रहा है. ठीक है, और कुछ टिश्यूज की गैदरिंग से ऑर्गन बन रहा है. कुछ ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं और बहुत सारे या कुछ ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है. ठीक है, तो अब हम इसे जैसे ऑर्गन सिस्टम क्या है, मान लीजिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम हम बोल सकते हैं. तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ऑर्गन्स हैं? ठीक है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम का अपन यहां से स्टार्ट करते हैं. तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी टंग भी आती है, सलाइवरी ग्लैंड्स भी आती हैं. तो उसके बाद यहाँ पर यूसोफेगस होता है. अभी आपको इतना डिटेल नहीं पता है. एक पाइप होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होती है. तो ये सारे ऑर्गन है. ये ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे थे और हमारा वो पार्ट है, हम ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, और टिश्यू, अब आप देख रहे हैं हमारे हाथ या पैर जो भी है, टिश्यू ही तो ऑर्गन बना रहे हैं. हर एक, हमारे हार्ट में टिश्यूज हैं, लंग्स में टिश्यूज हैं, हर जगह टिश्यू है. क्यों? क्योंकि वो सेल से बना है. इसका मतलब हमारे हर एक पार्ट में सेल है.
हमारे इवन हेयर में भी सेल है, ठीक है। तो ये एक फ्लो चार्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो अब इस ऑर्गेनिज्म की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर में लाइफ की सारी प्रोसेस एक सेल में होती थी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में आप डाइजेशन की बात सोचिए, उसका एक अलग सिस्टम है। तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन in multicellular organism. Okay, we have circulatory system, we have respiratory system, we have separate reproductive system, we have separate urinary system and बहुत सारे systems हमारे पास है। नर्वस सिस्टम है। तो इतने सारे systems की गैदरिंग के बाद ऑर्गेनिज्म बनता है, इसमें मल्टी सेलुलर में। तो इस तरह से हर एक सिस्टम के अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। This is the picture of animal cell. Okay, and this one is plant cell. इन एनिमल सेल सेंटर में आप देखिए एक न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियोलस है डार्क कलर का, थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर जो है वो जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स हैं, और उसके बाद में जो वेसिकल्स हैं गोल्गी के, लाइसोसोम आप देख पा रहे हैं, एंड माइटोकॉन्ड्रिया डिस्क लाइक आप देख सकते हैं। ओके, फिर ये साइड में आप देखिए रेटिकुलम है, स्मूथ एंड रफ सरफेस के। ओके, ये जो सेल के अंदर लिक्विड फिल है उसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, उसमें राइबोसोम्स भी हैं और सेंट्रियोल्स भी हैं। प्लांट सेल में एनिमल सेल के कंपैरिजन में एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है जो कि सेल वॉल है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं थी, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है जो कि प्रोटेक्शन के काम आती है। इसमें गोल्गी एपरेटस है, गोल्गी वैक्यूल्स हैं, राइबोसोम्स हैं, रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंड रफ दोनों ही हैं। बट इसमें खास बात है, इसमें सेंट्रल वैक्यूल है, एक जो वैक्यूल है वो बहुत बड़ा सा रिजिड होता है। न्यूक्लियस इसमें भी है, न्यूक्लियोलस भी है, और इसमें लार्ज एक तरह से साइटोप्लाज्म तो है ही और अमाइलोप्लास्ट भी होता है। डिटेल स्ट्रक्चर इन नेक्स्ट